ठीक है, इंटरनल ऑडिट फंक्शन। चालू करें पढ़ना, चलो। A function of an entity that perform assurance and consulting activities. A function of an entity that perform assurance and consulting activities designed to evaluate and improve the effectiveness of entities governance, पहला पॉइंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस। मैं समझाता हूं, इसका मतलब बोल रहा है एक एंटिटी के अंदर एक ऐसे फंक्शन को डिजाइन किया गया है जो इवेल्युएट करेगा और इम्प्रूव करेगा किसकी इफेक्टिवनेस को, एंटिटीज गवर्नेंस, एंटिटीज का रिस्क मैनेजमेंट और एंटिटीज का इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस। और उस फंक्शन का नाम है इंटरनल ऑडिट फंक्शन। क्या नाम है उसका? इंटरनल ऑडिट फंक्शन। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इंटरनल ऑडिटर के? अपन इंटरनल ऑडिटर तो पढ़ ली, कौन कौन अपॉइंट करेगा, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अब देखो, वो कंपनी के अंदर का बंदा है ना, सुनो पूरी बात, तो सिर्फ ऑडिटिंग का काम तो कराया नहीं जाएगा उससे। काफी सारे ऐसे काम रहेंगे जो ऑडिट से रिलेटेड रहेंगे या ऑडिट से अलग भी हो सकते हैं, वही पढ़ना है हम लोग। जब हम अंदर से पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि वो एक एम्प्लॉय की तरह भी काम कर रहा है जो शायद ऑडिट वाले काम ना हो। तो अभी आप जब, क्योंकि उसका इंट्रोडक्शन अगर आप दोबारा पढ़ो तो क्या लिखा है, एक ऐसा फंक्शन एंटिटी का जो क्या देता है आपको, अश्योरेंस देता है, रीजनेबल अश्योरेंस, और कंसल्टिंग सर्विसेज, मतलब आपको कंसल्ट करता है जब भी कंपनी को जरूरत होती है। किन चीजों की इफेक्टिवनेस को लेके, गवर्नेंस को लेके, रिस्क मैनेजमेंट को लेके और इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस को लेके। क्लियर है? फिर आ जाइए आप लोग कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके स्कोप क्या है। ऐसे 610 बोलता है, यूजिंग द वर्क ऑफ एन इंटरनल ऑडिटर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन में vary widely depend on the size and the structure of the entity and requirement of management and where applicable those charged with। एक्चुअली TCWG हर जगह नहीं होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होते ये लोग, है ना। मैक्सिमम छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में तो मैनेजमेंट से बात बन जाती, अलग से ऐसी पोस्ट अवेलेबल नहीं होती। इसलिए बोल रहा है जहाँ पर इस पोस्ट की एप्लीकेबिलिटी होगी, है ना, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम किसको काम देंगे, इंटरनल ऑडिटर को। किसको देंगे? इंटरनल ऑडिटर को। तो आपको क्वेश्चन आया कि ऐसे 610 क्या बोल रहा है, तो आप क्या बोलोगे, इंटरनल ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव किसके हिसाब से वेराई होगा और डिसाइड किया जाएगा, साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एंटिटी एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द मैनेजमेंट एज एप्लीकेबल दोज चार्ज विद गवर्नेंस। काम क्या है उसका? इधर सुनो ना मेरी बात, इधर मेरे को देखो सर, उसका काम क्या है? सर वो एश्योरेंस देगा, वो हमें कंसल्ट करेगा, हमें मतलब एंटिटी को किन चीजों को लेके, सो वो इवेल्युएट करेगा, वो इम्प्रूव करेगा। किसको? पहले इवेल्युएट करेगा कि इम्प्रूव करने की गुंजाइश है या नहीं, इसलिए इवेल्युएट है एंड इम्प्रूव है। किसको इम्प्रूव करेगा? सर इफेक्टिवनेस को। किसकी इफेक्टिवनेस? सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे एंटिटी के अंदर जो गवर्नेंस है, जो मैनेजमेंट के अंदर लोग काम कर रहे हैं, उनको ऑब्जर्व करेगा, बराबर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। कैसे रिस्क को, कौन से रिस्क अपन पढ़ चुके हैं, देयर आर 3 रिस्क। कैसे इनहेरेंट रिस्क को मैनेज करना है, कैसे कंट्रोल रिस्क को मैनेज करना है, एंड डिटेक्शन रिस्क को मैनेज करना है। और लास्ट में इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस, कि कहीं एंटिटी अपने ऑब्जेक्टिव से डेविएट ना हो जाए तो उसमें कंट्रोलिंग में मदद करेगा हमको। यही काम है उसका। तो मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, क्या दे रहा है वो आपको, कंसल्टिंग सर्विसेज दे रहा है और अश्योरेंस दे रहा है। कैसे करके? इवेल्युएट एंड इम्प्रूव करके।
किन चीजों के इवैल्यूएट और इंप्रूवमेंट देख रहा है वो? इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस। ये ऑब्जेक्टिव है किसका? इंटरनल ऑडिट फंक्शन है। किसका? इंटरनल ऑडिट फंक्शन है। वो ऑडिटर जो कंपनी के अंदर अपॉइंटेड है और उनके लिए ही काम कर रहा है, एक्सटर्नली हमने बाहर से नहीं लेके आया इसको। अब आ जाइए आप लोग एक्टिविटीज रिलेटेड टू गवर्नेंस, फटाफट पढ़ेंगे। गवर्नेंस से रिलेटेड कौन कौन सी एक्टिविटी है? द इंटरनल ऑडिट फंक्शन में एसेस द गवर्नेंस प्रोसेस इन इट्स, फटाफट देखेंगे कि उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया है या नहीं किया है। कौन से ऑब्जेक्टिव? सर रिगार्डिंग एथिक्स, वैल्यूज, अंडरलाइन कर दो चलो साथ में, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, अकाउंटेबिलिटी, कम्युनिकेटिंग रिस्क एंड कंट्रोल इंफॉर्मेशन टू अप्रोप्रिएट एरियाज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर से रिपीट करेंगे कौन कौन सी एक्टिविटीज है तुलसी गवर्नेंस से रिलेटेड, जो कंपनी को गवर्न करने वाले लोगों को ध्यान देना है। भाई किसी भी कंपनी को चलाना है तो डेफिनेटली एथिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। मतलब व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग के बीच में आपको चूज करना पड़ेगा। तो जिन लोगों को आपने ये करने के लिए बिठाया है वो बराबर अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसको कौन ऑब्जर्व करेगा? इंटरनल ऑडिटर। कौन करेगा? तो कौन कौन सी एक्टिविटीज है? क्या है? अकम्पलिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑन एथिकल ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा वैल्यूज, जो हर हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी वैल्यूज होती है ना। तीसरा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। फिर जवाबदेही किसकी है? अकाउंटेबिलिटी। फिर रिस्क कम्युनिकेट, जैसे कोई अगर आपको रिस्क मिलता है ऑर्गेनाइजेशन में तो कौन किसको कम्युनिकेट करेगा? एक हायरार्ची बनाया होगा ना आपने। और लास्ट क्या है? इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन अमंग दोज चार्ज विद गवर्नेंस एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिटर एंड मैनेजमेंट। किसको कम्युनिकेट किया जा रहा है? टीसीडब्ल्यूजी को या उस ऑडिटर को, या तो अंडर से अपॉइंटेड है या बाहर से, और कंपनी के मैनेजमेंट को। इजी है सर, बिल्कुल इजी है। इन एक्टिविटीज पर ध्यान देना है किसको? इंटरनल ऑडिटर को। किसको? इंटरनल ऑडिटर। अगर इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो क्या वो कम्युनिकेट की जा रही है किन लोगों को? टीसीडब्ल्यूजी को, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर को, और लास्ट मैनेजमेंट को। सही है। ये जितनी भी नाम पढ़े तुम लोगों ने, ये सब कौन सी एक्टिविटीज है? विच आर रिलेटेड टू गवर्नेंस। किससे रिलेटेड है? कंपनी। भाई सिंपल है, एथिक्स गवर्न करता है। अगर आपके एथिक्स से नहीं है तो फिर आपकी कंपनी चल कैसे रही है? कुछ तो आप में वो होगी ना कि मैं भाई ये चीजें तो कभी नहीं बनाऊंगा यार मैं ना शराब कभी नहीं बेचूंगा। कुछ तो एथिक्स होंगे ना आपके एंटिटी के, समझ रहे ना? यार मैंने ना एम्प्लॉय को कभी एक्सप्लॉइट नहीं करना है, तो कुछ तो एथिक्स होंगे आपके। तो उस पर उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा एज एन इंटरनल ऑडिटर, अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। बोला तो जा रहा है, अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। बहुत मुश्किल है एथिक्स और वैल्यूज को, क्योंकि वैल्यूज तो फील होगा ना। वैल्यूज मतलब जिसके आधार पर आपकी कंपनी को खड़ा किया गया है ना, ऑब्जेक्टिव। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एक्टिविटीज रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट। देखो ध्यान देना, बड़ा बड़ा इजी चीज पढ़ रहे हैं बोलो। द इंटरनल ऑडिट फंक्शन में असिस्ट द एंटिटी, दो चीजों में। पहले आइडेंटिफाई करेगा रिस्क को, फिर इवेल्युएट करेगा कौन से रिस्क, कौन से सिग्निफिकेंट एक्सपोजर टू रिस्क, किस किस वजह से रिस्क आ सकता है, एंड कंट्रीब्यूट टू द इंप्रूवमेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। मतलब क्या बताएगा? पहले आइडेंटिफाई करेगा रिस्क को, फिर इवेल्युएट करेगा कि कौन कौन से रिस्क में हमारी एंटिटी एक्सपोज है ना, और उसे कैसे मैनेज करना चाहिए। तो किस में हेल्प कर रहा है वो? रिस्क मैनेजमेंट। किस में हेल्प कर रहा है? जैसे उसने ऑब्जर्व किया कि एम्प्लॉयज़ की वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, जिस वजह से उनकी काम करने की जो एबिलिटी और जो कैपेसिटी है वो कम हो रही है। तो आगे जाके कहीं ऐसा ना हो कि एम्प्लॉयज़ लीव कर दे ऑर्गेनाइजेशन को और उतना कंट्रीब्यूट ना कर पाए जितना एक्सपेक्ट करो। तो ये बात वो कम्युनिकेट करेगा किसको? दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस या मैनेजमेंट को। और फिर वो जो रिस्क होने वाला है उसको आपने क्या कर लिया? इम्प्रूव कर लिया। रिस्क मैनेजमेंट का सिंपल सा फंडा है ना, होने वाले रिस्क को पहले से आइडेंटिफाई कर कर उसके सॉल्यूशंस निकालना, यही होता है, यही करना है उसको। आगे आ जाओ। एक्टिविटीज रिलेटेड टू, बोलो। अच्छा मेरे को बताओ, मैंने आपको कुछ पढ़ाया था, क्या होता है इंटरनल कंट्रोल? क्या पढ़ते हैं सर? ये क्यों बनाया जाता है? तो गिव रीजनेबल अश्योरेंस। डिजाइन किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है, क्या करते ना, यही करते ना। क्या हासिल करने के लिए? अकाउंटिंग
इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, है ना, ठीक है। जो ऊपर पढ़े होना एग्जैक्टली वही होने वाला है नीचे, फटाफट पढ़ता लो। द इंटरनल ऑडिट फंक्शन मे बी असाइंड स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, क्या कर रहा है बंदा, कंट्रोल्स को रिव्यू कर रहा है। क्या कर रहा है, कंट्रोल्स को रिव्यू। तो अंडरलाइन करो, पहला पॉइंट कर रहा है कंट्रोल्स को रिव्यू। हाँ, आप एक काम करिए, आपके बाजू में ना डॉट बनाइए, एक बुलेट बनाइए, और नंबर 1 लिखिए, लिखिए कंट्रोल रिव्यू। वो पैराग्राफ से नहीं पढ़ पाओगे आप लोग, नहीं पढ़ पाओगे। कंट्रोल रिव्यू। दूसरा, अपन ने कुछ पढ़े थे क्या बच्चों, सर एक होता है कंट्रोल है कि नहीं पहले ये देखना, फिर उसका ऑपरेशन है कि नहीं है। सो लिखा है वहां पर इवेल्युएट ऑपरेशन, तो ऑपरेशन एग्जिस्टेंस पहले रिव्यू करो कि कंट्रोल है कि नहीं है, फिर उसका ऑपरेशन। तीसरा, अगर मुझे लगा कि रिव्यू करने के बाद कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है तो रिकमेंड इंप्रूवमेंट। समझा मैंने क्या बोला, तो क्या देने वाला है वो, कंट्रोल पे अश्योरेंस देने वाला है, कंट्रोल पे अश्योरेंस देने वाला। कौन सा अश्योरेंस, रीजनेबल अश्योरेंस। 3 लाइन क्लियर होगी। इंटरनल ऑडिटर का काम क्या है, तो हमें कोई बताएगा सर इंटरनल ऑडिटर का काम ये है कि वो कंट्रोल्स को पहले रिव्यू करे कि है कि नहीं है, दूसरा ऑपरेशन में है कि नहीं है, और अगर कोई यस इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है तो वो रिकमेंड करे किसको, एंटिटी को। क्लियर है ना। इन डूइंग सो, ऐसा करते हुए वो क्या प्रोवाइड देगा, अश्योरेंस ऑन दी कंट्रोल, अश्योरेंस ऑन दी कंट्रोल। फटाक से पढ़ लो एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, द इंटरनल ऑडिट फंक्शन माइट plan and perform test or other procedure to provide assurance to management and those charged with governance regarding the design, implementation and operating effectiveness of internal control including those control that are, अपन ने पढ़े ना, 2 प्रकार के कंट्रोल होते हैं, एक जो रिलेवेंट टू ऑडिट होते हैं और एक जो रिलेवेंट टू ऑडिट नहीं होते हैं। अपन ने पढ़े ना, जिसका ऑडिट से लेना देना, एग्जांपल एम्प्लॉयज कंट्रोल, है ना, एम्प्लॉय से रिलेटेड जो कंट्रोल है उसका शायद ऑडिट से कोई लेना देना नहीं है, बट वो मेरे लिए एज ए जानना जरूरी। याद है कुछ पढ़े थे अपन एम्प्लॉय की वर्किंग कंडीशंस, उस पर नजर रखने के लिए आपने एक बंदे को बिठा दिया, देख भाई बराबर कंडीशन बराबर फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिस तरीके के एनवायरमेंट में काम करना। ये कौन सा कंट्रोल हुआ, नॉन ऑडिट रिलेटेड ना, इसका ऑडिट से कोई लेना देना नहीं है। अरे एम्प्लॉय में, एम्प्लॉय अच्छी वर्किंग कंडीशन में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका ऑडिट से क्या लेना देना भाई। हाँ, मगर एम्प्लॉय के जो वेजेस है उसका ऑडिट से लेना देना है। क्लियर है ना क्या बोल रहा हूं आपको मैं। अब आ जाइए आप लोग, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग फंक्शन, द इंफॉर्मेशन सॉरी, द इंटरनल ऑडिट फंक्शन may be assigned to review the means resources used to identify। ध्यान से देखना, पहले आप आइडेंटिफाई करोगे, फिर आप रिकॉग्नाइज करोगे, फिर आप उसकी बोलो मेजर करोगे कितना सीरियस है कितना नॉन सीरियस है, फिर क्लासिफाई करोगे, फिर रिपोर्ट करोगे किसको, फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन। क्यों कर रहे हैं हम लोग, टू मेक स्पेसिफिक इंक्वायरी इनटू इंडिविजुअल आइटम इंक्लूडिंग डिटेल टेस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन बैलेंस एंड प्रोसीजर। तो बाजू में लिख लीजिए है ना, फ्रॉम फ्रॉम मेनी अकाउंट बैलेंसेस, ध्यान से लिखना, फ्रॉम मेनी अकाउंट बैलेंसेस recognize those which can impact the entity, which can impact the entity's financial and operating information, जो एंटिटी की फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ऐसे अकाउंट बैलेंसेस को क्या करना होगा आपको, पहले बताओ, बोलो बेटा। मैं एक सवाल पूछता हूं तुमसे, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा हुआ हर अकाउंट बैलेंस और ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट है क्या,
हर चीज। सर इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट एक बार सबको देख लेना चाहिए। बट हाँ, कुछ चीज़ ऐसी होती है जिनके गलत होने पर पूरा स्टेटमेंट ही इम्पैक्ट हो सकता है। तो अपन एग्जाम्पल 50 बार पढ़ चुके हैं, सेल्स का 50 बार पढ़ चुके हैं। तो क्या बोल रहे हैं हम, आइडेंटिफाई कर रूटीन ट्रांजेक्शन और नॉन रूटीन के बीच में। फिर देखो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसका है। तो क्या बोल रहा है, पहले आइडेंटिफाई, फिर उसको रिकग्नाइज करो कि वो ज़रूरी है या नहीं है। फिर तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, उसका इम्पैक्ट मेजर करो कि अगर उसको नज़रअंदाज कर दिया जाएगा तो उसका इम्पैक्ट एंटिटी पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। चौथा, क्लासिफाई करो आप पूरी इंफॉर्मेशन को। दो प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है ना, एक सिग्निफिकेंट और एक नॉन सिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन क्लासिफाई कर, और लास्ट में क्या लिखा है, रिपोर्ट करिए। किसको रिपोर्ट करेंगे हम, दोस्त चार्ज विथ गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। क्लियर है, अरे बोलो, है ना। और टू मेक स्पेसिफिक इंक्वायरी, अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ बोलो आइडेंटिफाई करने पर आपको वो इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो आप इंक्वायरी भी, किससे इंक्वायरी करते हैं, अपन ने क्या पढ़े थे, एम्प्लॉयज एंड ऑफिसर से भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, लिख लिए जो बोला, लिख लिए। अब आ जाइए, अब रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग मतलब रोजमर्रा के काम, रोजमर्रा के काम जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज होती है। क्या लिखा है, द इंटरनल ऑडिट फंक्शन में भी असाइन टू रिव्यू द, पहला इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है आपकी एंटिटी की, है ना, efficiency and effectiveness of operating activities including non financial activities of the entity। जिसका तो हम लिख सकते हो ना, लिखो ना, working condition of an employee, it is a non financial activity। लीगल कंप्लायंस डिपार्टमेंट, ये सब नॉन नॉन फाइनेंशियल है। लास्ट क्या है, रिव्यू ऑफ कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। आपको पता है मतलब इसका मतलब क्या हुआ सारांश, इंटरनल ऑडिटर से आप ऑडिट के अलावा, ऑडिट ऑडिट तो करवाओगे ना, उसके अलावा कितने सारे काम करवा रहे हैं आप देखिए। सबसे पहले क्या करवाया आपने उससे, सबसे पहले देखो, सबसे पहला फंक्शन क्या था सर, सबसे पहला फंक्शन है एक्टिविटी रिलेटेड टू गवर्नेंस। गवर्नेंस किन किन चीजों को फोकस कर रहा है वो, कि सर जिस एंटिटी में मैं काम कर रहा हूँ वहां पर, बोलिए, जो ऑब्जेक्टिव्स है रिगार्डिंग एथिक्स, रिगार्डिंग वैल्यूज, रिगार्डिंग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, रिगार्डिंग अकाउंटेबिलिटी, कम्युनिकेशन रिस्क एंड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, किस अप्रोप्रिएट एरियाज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ, किसके बीच में कम्युनिकेशन का इफेक्टिवनेस दिखना है मुझे, टीसीडब्ल्यूजी, एक्सटर्नल ऑडिटर एंड इनके बीच में क्या होना चाहिए, इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए। दूसरा क्या देखा, रिस्क मैनेजमेंट। तो पहले रिस्क को क्या करना है, देखो आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको इवेल्युएट करना है और देखना है कि उसका कंट्रीब्यूशन, मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ रिस्क को मैनेज करने में एज एन इंटरनल ऑडिटर। ठीक है, फिर हमने पढ़े एक्टिविटीज रिलेटेड टू इंटरनल कंट्रोल। तो भाई क्या करना है तेरे को, सर पहले मैं देखूंगा कंट्रोल को रिव्यू करूंगा, कंट्रोल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, फिर वो ऑपरेशन में है या, अगर ऑपरेशन में है तो उसमें रिकमेंडेशन देते हो इम्प्रूवमेंट, और नहीं होगा तो बोलूंगा कि आप इम्प्लीमेंट करिए कंट्रोल को। क्लियर है। और ऐसा करते करते सुनो, अगर हम तुमको क्वेश्चन आया कि क्या इंटरनल ऑडिटर टेस्ट ऑफ डिटेल्स लगा सकता है क्या, तो वो लिखा हुआ might plan and perform test or other procedure, दिख रहा है, might plan and perform test of details or other procedure to provide assurance to management and those charged with governance regarding the design, implementation and operating effectiveness of internal control। ठीक है, फिर क्या बोला, कौन सी इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करना है, फाइनेंशियल एंड, तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा आपको, पहले उस इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना होगा, दूसरा रिकग्नाइज करना होगा, फिर उसके इम्पैक्ट को मेजर करना होगा, फिर सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट को क्लासिफाई करना होगा, फिर आखिरी में रिपोर्ट करना पड़ेगा आपको। क्लियर है ना, हम किसको रिपोर्ट करते हैं, टीसीडब्ल्यूजी को। ठीक है, क्लियर है, मैनेजमेंट। और ये सबसे भी बात नहीं बनी तो यू कैन मेक अ स्पेसिफिक इंक्वायरी अबाउट द ट्रांजेक्शन दैट इंडिविजुअल आइटम एग्जिस्ट इन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और द ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है।
पढ़ लो फोर्थ वाला पॉइंट, रिव्यू ऑफ कंप्लायंस विद लॉज एंड बोलो इंटरनल ऑडिट फंक्शन में भी असाइन टू रिव्यू कि मैं जिस एंटिटी में काम कर रहा हूँ वो लॉज को कंप्लायंस फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं या, एंड अदर एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट जैसे कि लाइसेंस हासिल करना, परमिशन लेना सरकार से होता है ना, एंड विथ मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड डायरेक्टिव्स एंड अदर इंटरनल रिक्वायरमेंट। एज एन इंटरनल ऑडिटर मुझे क्या देखना होगा कि जिस एंटिटी के लिए मैं काम कर रहा हूँ वो लॉज को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे कि नहीं कर रहे, एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स जो भी होंगी रिगार्डिंग द बिजनेस उसको फुलफिल कर रहे कि नहीं कर रहे, एंड विथ मैनेजमेंट किसके हिसाब से फॉलो करना है, पॉलिसीज फॉलो हो रही है कि नहीं, डायरेक्शंस फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, एंड इंटरनल व्हाट इज इंटरनल रिक्वायरमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी जरूरत होंगी वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, ये मेरे को ऑब्जर्व करना है। क्लियर है? तो अगर आपको किसी ने पूछा कि दोनों चीजें अलग अलग है, हाँ, लॉज रेगुलेशंस एंड एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट किसके हिसाब से फॉलो की जाती है, मैनेजमेंट पॉलिसीज, डायरेक्शंस एंड इंटरनल रिक्वायरमेंट। समझा मैंने क्या बोला? इंटरनल रिक्वायरमेंट पर आप कौन से रिक्वायरमेंट पर, इंटरनल रिक्वायरमेंट के आधार पर आप क्या डिसाइड करोगे, आपकी एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट क्या डिसाइड करोगे, एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट। इफ यू डोंट हैव द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल तो भाई कहाँ से खरीदना है वो हमको देखना पड़ेगा। इफ यू डोंट हैव द एम्प्लॉयज तो कहाँ से एम्प्लॉयज को हायर करना है वो देखना पड़ेगा। पैसा आपके पास में नहीं है तो आपने पैसा बाहर से कहाँ से लिया है, तो पहले आपको इंटरनल रिक्वायरमेंट पे फोकस करना होगा। जब वो फुलफिल नहीं होती है तब आप कहाँ पर जाते हैं, एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट पे जाते हैं। एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट का मतलब समझ रहे ना आपको, एंटिटी को बहुत सारे काम बाहर से करवाने पड़ते हैं, मतलब वो हर जगह पर एग्जिस्ट, तो इट इज मोर लाइक एन आउटसोर्सिंग एक्टिविटी कि आप अपने थ्रू किस किस से काम करवा रहे, ठीक है। यानी आपको एंटिटी के अंदर किसकी जरूरत है और एंटिटी के बाहर किसकी जरूरत है उसका भी रिव्यू किया जाएगा, किसके द्वारा, इंटरनल ऑडिटर के द्वारा। किसके द्वारा, इंटरनल ऑडिटर। अभी नीचे क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन का आंसर देखिए आप कितना बड़ा है, जो ऊपर आपने पूरा पढ़ा वो पूरा पूरा आंसर उसने डाल दिया है। क्लियर है? 10th वाला जो टॉपिक है बेटा वो खुद पढ़ना है। वो बोल रहा है कौन कौन से स्टैंडर्ड्स इंटरनल ऑडिट के लिए आईसीआई ने इशू किया है। आप डेट ध्यान रख सकते हो, 5 फरवरी 2004 को आया है ये। CIA वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ, क्यों बनाया गया इस ऑर्गेनाइजेशन को, बोलो जल्दी बोलिए, इंटरनल ऑडिटर की ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई गई बताइए। ऑब्जेक्ट ऑफ फॉर्मुलेटिंग स्टैंडर्ड्स एंड गाइडेंस नोट्स ऑन इट इज नोन एज इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड बोर्ड। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ये ध्यान रखना। कितने स्टैंडर्ड इश्यू कर चुका है अभी तक ये? 13। कौन कौन से एक बार देख लो। नेचर ऑफ एश्योरेंस 110, इंटरनल कंट्रोल से 120, 210 में क्या है, मैनेजमेंट इंटरनल ऑडिट फंक्शन, फिर ओवरऑल इंटरनल ऑडिट प्लानिंग, पूरी इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड है ना। फिर ऑब्जेक्टिव्स है, अपन कैसे ऐसे पढ़ते हैं, नेचर है, कंट्रोल्स है, मैनेजिंग की बात कर रहे हैं, फिर कंडक्ट है, ऑब्जेक्टिव है, फिर यूजिंग द वर्क ऑफ एन एक्सटर्नल एक्सपर्ट, फिर प्लानिंग द इंटरनल ऑडिट, असाइनमेंट, फिर इंटरनल ऑडिट, एविडेंस, डॉक्यूमेंटेशन, फिर रिव्यू एंड सुपरविजन। अपन ना उसको याद करने का तरीका थोड़ा उसने सीक्वेंस में लिख दिया क्या, ऐसे कौन कौन सा ऐसे कब आया, अपन उसको उसी तरीके से पढ़ते हैं, चेंज नहीं करते। फिर रिव्यू करने के बाद क्या करना है, बंदे को कम्युनिकेट करना है, फिर क्या रिपोर्ट करना है, रिजल्ट्स, और आखिरी में मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ प्रायर ऑडिट इश्यूज। तो एक बार दोबारा पढ़ लो क्या क्या है। 110 इसकी बात कर रहा है, किस प्रकार का एश्योरेंस देना है उसको, रीजनेबल एश्योरेंस देना है उसको। दूसरा इंटरनल कंट्रोल 120 की बात कर रहा है। 210 कैसे मैनेज किया जाएगा इंटरनल ऑडिट फंक्शन को। 220 ओवरऑल इंटरनल ऑडिट प्लानिंग क्या होगी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। 5वां 230 किसकी बात कर रहा है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। 240 क्या बात कर रहा है, एक्सपर्ट की मदद लेनी है क्या। 310 किसकी बात कर रहा है, असाइनमेंट्स कैसे प्लान करने। 320 किसकी बात कर रहा है, एविडेंस कैसे हासिल करने हैं, फिर उसको डॉक्यूमेंटेड कैसे करना है, फिर रिव्यू और सुपरविजन करना है। 350 किसकी बात कर रहा है, ऑडिट असाइनमेंट। जैसे रिव्यू और सुपरविजन करोगे तो 360 के आधार क्या करोगे, कम्युनिकेट करो। कम्युनिकेट करने के बाद 370 क्या बोलता है, रिपोर्ट करो। और लास्ट में मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ प्रायर ऑडिट इश्यूज। ये है बेसिक्स ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट इश्यूड बाय ICI। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक क्या है, बेसिक्स ऑफ, ध्यान देना थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है।
इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल नहीं, इंटरनल कंट्रोल के अंदर है ना, जैसे इंटरनल कॉस्ट कंट्रोल होगा, इंटरनल सेल्स कंट्रोल होगा, वैसे ये इंटरनल फाइनेंस, वो कंट्रोल जो किसको संभाल रहा है, फाइनेंस को, किसको, वेरी गुड। और उसकी रिपोर्टिंग कैसे की जा रही है भाई, संभाल रहा कौन है, रिपोर्ट किसको किया जा रहा है, किसको बताया जा रहा है ना, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, ये कितना पैसा आ रहा जा रहा है। तो क्लॉज ई ऑफ सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 134 कहता है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय कंपनी फॉर एंश्योरिंग द ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस। फिर से बोल रहे हैं, ऐसी और पॉलिसी और प्रोसीजर जो किसने अडॉप्ट किया है, कंपनी ने, किसके लिए, कि प्रॉपर ऑर्डर के साथ और एफिशिएंटली क्या हो जाए बिजनेस का कंडक्ट, इंक्लूडिंग कैसे हो, मगर वो क्या फॉलो करना पड़ेगा, बोलो, कंपनीज की पॉलिसीज फॉलो करनी होगी, एसेट्स को सेफगार्ड करना होगा, रिस्क और बोलो फ्रॉड और एरर को प्रिवेंट करना होगा, डिटेक्ट करना होगा, एक्यूरेट और कंप्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे, एंड टाइमली प्रिपरेशन ऑफ रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये काम किसका है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का। बिना देखे समझेंगे, बहुत इजी है। तो नीचे आ जाते हैं, नीचे जो लिखा हुआ है क्या करना है तुमको, इंटरनल कंट्रोल का काम क्या चलिए, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का सर ऐसी पॉलिसीज और प्रोसीजर को अडॉप्ट करना होगा जो इंश्योर करे क्या, ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कंडक्ट हो बिजनेस का, साथ में किसके हिसाब से, पॉलिसीज के हिसाब से। दूसरा, एसेट्स को सेफगार्ड किया जाए, फिर फ्रॉड और एरर को प्रिवेंट और रिलेट किया जाए, फिर एक्यूरेट और कंप्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाया जाए, और टाइमली प्रिपरेशन ऑफ रिलायबल फाइनेंशियल, जब जब समय आए हम इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली प्रिपेयर करें। किसका काम है ये, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। बनता है ना क्वेश्चन इसके पैराग्राफ पर, पैराग्राफ पर फोकस करो उसके एक बार। पॉलिसीज और प्रोसीजर कौन अडॉप्ट करेगा, कंपनी। किस चीज के लिए, प्रॉपर ऑर्डरली मेंटेन हो रहा है कि नहीं, क्या कंडक्ट, किससे रिलेटेड, कंपनी की पॉलिसी से रिलेटेड। फिर क्या फोकस करना है, एसेट्स को सेफगार्ड किया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, फ्रॉड और एरर्स को डिटेक्ट और प्रिवेंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, फिर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कंप्लीट और एक्यूरेट है या नहीं है, और जब जब जरूरत होगी तो टाइमली प्रिपरेशन हो रही कि नहीं हो रही, किसकी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, किसकी, ये काम किसका है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स का। जो किसके अंदर आएंगे, इंटरनल कंट्रोल के अंदर आएंगे, किसके आएंगे। देखिए एक क्वेश्चन आया है बहुत ही अच्छा, एक और चीज मेरे को आप लोगों को बताना था, जितने भी चैप्टर ऑडिट में पढ़ रहे हैं तो उसमें जो समरी होती है वो जरूर पढ़िएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। मैं देख रहा था कल समरी बैठ के कि आधे से ज्यादा क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं वहां से, समरी होती है ना पीछे आखिरी में पूरा डिफाइन होता है ना, उसके बाद उसके ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस करना चाहिए आपको, जो मॉड्यूल के पीछे के जो क्वेश्चंस दिए वो पूरे करो, ट्रू फॉल्स होते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब वो हर क्वेश्चन आपकी नजर के सामने से एक बार जाना चाहिए, कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट आ जाइए आपको, ऑडिट 4.49 ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिपोर्टिंग ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इधर मैं हिंदी में समझाता हूँ, इंटरनल ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि वो अपनी रिपोर्टिंग तैयार करे, सुनो इधर, वो अपनी रिपोर्टिंग तैयार करे कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की है कि नहीं की है। फिर से रिपीट करता हूँ हिंदी में, मैंने क्या बोला, इंटरनल ऑडिटर को एक ऐसी रिपोर्ट बनानी होगी किसकी वर्किंग पर, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की वर्किंग पर, कि उन्होंने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट किया है या नहीं किया। किसको रिपोर्ट करते हैं वो लोग, बताइए। पहले तो मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेंगे और साथ में जो यूजर्स से बाहर उनके लिए तैयारी की जाएगी ना। तो अगर आपको बोलेगा तो इट्स लाइक मैं यश को बोल रहा हूं कि भाई तू सिमरन के काम पे ध्यान दे, क्योंकि सिमरन को हमने किसके लिए बिठाया, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल को, और आप कौन हो, इंटरनल ऑडिटर हो। तो देखो आप अपनी रिपोर्टिंग करिए, लिखा है ना फॉर रिपोर्टिंग ऑन, कि सिमरन अपना बराबर काम कर रही कि नहीं कर रही, कौन सा काम, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रिपोर्टिंग कर रही कि नहीं कर रही है। क्योंकि आपको क्या करना है, एज ए इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल आपको सिर्फ कंट्रोल्स पे फोकस नहीं करना, आपको कंट्रोल्स को जैसे ही आपको कोई दिक्कत दिखेगी उसको रिपोर्ट भी तो करना है ना। ठीक है, अब आ जाओ। It may be noted that auditors reporting on internal financial control is a requirement specified in the act, and that will only applicable in case of
रिपोर्टिंग ऑन बोलो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अंडरलाइन कर लो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी क्वार्टरली और हाफ ईयरली की बात नहीं कर रहा है क्या? देखते सर, देखते आई रिपीट, यश को बोला जा रहा है आपको ये देखना है कि जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है उस साल के अंत में जब एफएस तैयार हो जा रहे हैं तो उसको लेके वो रिपोर्टिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपको ऑब्जर्व करना है। मतलब वो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा है जो साल के अंत में तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, अकॉर्डिंगली रिपोर्टिंग ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल विल नॉट बी एप्लीकेबल। देखो आ गया, आ गया, आ गया। साल के बीच में जज मत करो, साल के अंत तक वेट करो। लिखा है आपको अभी इनके क्या लिखा कैफ, अभी आपको एज ए इंटरनल ऑडिटर इनके ऊपर रिपोर्ट तैयार करने की जरूरत नहीं है। अभी तो साल का बीच है मेरे भाई, अभी तो क्वार्टरली हाफ ईयरली है, पहले साल का अंत तो आन दो, अभी से इन पर रिपोर्ट तैयार करने की जरूरत, क्योंकि हर नहीं तो आपको हर क्वार्टर में रिपोर्ट चेंज करनी पड़ेगी। ये अंडरलाइन कर लो भाई ला, क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली फाइनेंशियल अनलेस सच रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ। में भी जैसे एग्जांपल देते हैं, अब सर बैंक ऑडिट में बोलता हुआ करना है तो करेंगे वो लोग, उनका रूल बोल रहा तो करेंगे, नहीं तो बाकी जगह पर जरूरत नहीं है। समझा पूरा पैराग्राफ? कब ध्यान देना है इंटरनल ऑडिटर को, रिपोर्टिंग हो रही कि नहीं हो रही है, साल के अंत में, साल के बीच में नहीं, साल के बीच में नहीं, है ना। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑडिटर इन एन ऑडिट ऑफ, बोलो किसको ऑडिट कर रहा है वो, किसको ऑडिट कर रहा है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोलर ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो पहले आप ऑडिट करोगे उसका, उसके बाद ही तो रिपोर्ट तैयार करोगे ना। तो देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है हमारा, द ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव इन एन ऑडिट ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्ट, क्या देना है एक्सप्रेसिव ओपिनियन किसकी इफेक्टिवनेस को लेके, कि कंपनी का इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बराबर परफॉर्म किया जा रहा है या नहीं जा रहा है, बराबर है ना। जो ऊपर लिखा था उसी को उन्होंने एक लाइन एक्सटेंड करके एक्सप्लेन कर, इट इज कैरिड आउट अलोंग विद एन ऑडिट ऑफ, क्या मतलब हुआ उसका बोलो बेटा तेरे को, अबे क्यों अपॉइंट किया अपन ने इंटरनल ऑडिटर, ऑडिट करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, बोल रहा ये तो तेरे को करना ही है, अलोंग विथ है ना, ये तो करना ही है, इसके साथ साथ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की रिपोर्टिंग का भी ऑडिट करना है तेरे को। भाई यश को अपॉइंट क्यों किया अपन ने, इंटरनल ऑडिटर का काम क्या है, ऑडिट करने के लिए ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट तो करना ही है देखो, साथ साथ में जो कंट्रोल्स बिठाए गए उनका भी ऑडिट करना होगा कि बराबर रिपोर्टिंग हो रही है या नहीं हो रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। अलोंग विथ, ओके, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब आप समझ रहे हैं इंटरनल ऑडिटर का काम कितना ज्यादा है। सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एग्जामिन नहीं करना है, साथ साथ में जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स है उनकी भी रिपोर्टिंग करनी है कि वो बराबर इंफॉर्मेशंस को कंट्रोल कर रहे हैं या नहीं कर, क्योंकि उनसे गड़बड़ हुई तो आपको पता है ना, उनसे गड़बड़ हुई तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ आ सकती है, और फिर कॉलर किसके पकड़ेंगे लोग, इंटरनल ऑडिटर के, भाई तुमने गलत बनाया। रिपोर्टिंग अंडर सेक्शन 143(3)(1), सर ये डिपेंड करती है ऑन द अंडरलाइंग क्राइटेरिया फॉर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अडॉप्टेड बाय द, मैं एग्जांपल देता हूं सुनो। बोलता है सर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान देना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने ही इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पे रिपोर्टिंग क्यों करवाएगी ना, क्यों पकड़वाएगी, अरे इट्स लाइक मैं अपने ही लोगों को बोल रहा हूँ कि अपने ही लोगों पे ध्यान दो, यही मतलब हुआ ना। तो बोल रहे ऐसा क्यों करोगे, तो एक क्राइटेरिया है, वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर है ना। ऐसा कहीं लिखा है नहीं, बट इसके फंक्शंस है ना, अपन इसके फंक्शंस पढ़ रहे हैं कि ऐसा किया जा सकता है, किसके द्वारा, इंटरनल ऑडिटर के द्वारा, किसके द्वारा, इंटरनल ऑडिटर। वेरी गुड यार, क्या करना क्या है तेरे को एज एन इंटरनल ऑडिटर, सर वहां पर लिखा है कि इंटरनल कंट्रोल का काम क्या है, टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस, अपन ने पढ़ चुके हैं, अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव व्हिच हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, सो ऑडिटर शैल यूज कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी इन डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग सच कंट्रोल। अंडरलाइन कर लो भाई, कंट्रोल को टेस्ट करने के लिए कौन से कंसेप्ट का यूज किया आपने, मटेरियलिटी का, मतलब क्या हुआ, यानी इस हद तक गलती होगी कंट्रोल से तो मैं माफ कर दूंगा, उसके ऊपर बेंचमार्क सेट कर लिया, क्लियर है। मतलब आप रिपोर्ट कब करोगे, जब वो एरर और फ्रॉड कहां क्रॉस करेगा, मटेरियलिटी को क्रॉस कर जाएगा, तभी आप क्या करोगे, रिपोर्टिंग करोगे, मतलब सरल भाषा में शिकायत करोगे, किसकी, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की। शिकायत कब करोगे, क्या पूछेगा कब शिकायत करोगे, सर जब मुझे लगेगा कि, बोलो, जो मटेरियलिटी का बेंचमार्क मैंने डिसाइड किया था उसके बियॉन्ड जा चुके हो, कौन,
इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। कौन? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। 858 ऑफ द कंपनीज रूल 2014 क्या बोलता है? बोलो। रिक्वायर द बोर्ड रिपोर्ट ऑफ ऑल कंपनीज, जितनी भी बोर्ड रिपोर्ट होती है कंपनी की, साल में 4 बोर्ड मीटिंग तो होती है ना बड़ी बड़ी कंपनियों में, विद रेफरेंस टू, बोलो, टू स्टेट द डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ, विद रेफरेंस टू द फाइनेंशियल, क्या मतलब है उसका? कौन बताएगा? बोलो तुलसी। इसका मतलब है, हाँ बोलो, हर ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की शायद रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आपको बताना पड़ेगा। वहां लिखा है एडुकेसी ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल विद रेफरेंस टू द, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जा रहे हैं तो क्या उस पर कंट्रोल की जरूरत है या नहीं? क्योंकि इंटरनल ऑडिटर तो आपको ऑलरेडी है ना। तो फाइनेंशियल, अब ये मुझे बताइए, जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है, ये इंटरनल ऑडिटर पर नजर रख रहा है कि जो साल भर के एम्प्लॉयज जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैनेज कर रहे हैं उन पर नजर रख रहा है? जो साल भर के जो एम्प्लॉयज है उसके लिए बनाया है। क्लियर है ना? तो वही बोल रहा है इसकी जरूरत है या नहीं है। ये कौन बोल रहा है आपको? रूल 2014 858। और ये किस पर डिसाइड होगा जरूरत है या नहीं है? बोर्ड रिपोर्ट पर। किस पर? बोर्ड रिपोर्ट पर। क्लियर है कि नहीं? बोर्ड रिपोर्ट, साल में 4 बोर्ड रिपोर्ट आएगी ना, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी एक रिपोर्ट भी तैयार करेगा कि वी नीड, बोलो, वी नीड इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल रिपोर्टिंग ऑन अवर फाइनेंशियल कंट्रोल, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फिर उसके लिए आप किसको बैठा रहे हो? इंटरनल ऑडिटर को। देखना भैया, नजर रखना, ऐसी बना दिया आप। अभी डीआरएस पढ़ा था तुमने कंपनी लॉ में, क्या होता है डीआरएस का फुल फॉर्म? डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। उसमें वन ऑफ दी रहता है ना कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल बराबर वर्क कर रहे हैं या, पढ़ो क्या लिखा नीचे, द इंक्लूजन ऑफ द मैटर रिलेटेड टू इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल इन द, अंडरलाइन कर लो भाई, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या मालूम क्या बोलना पड़ रहा है आपको? अरे सुनो इधर, डायरेक्टर क्या बोल रहा है? डीआरएस, वी आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, हम बहुत अच्छे हैं, हमने अपना काम बराबर किया, हमने रिकॉर्ड्स को एक्यूरेट और कंप्लीट रिकॉर्ड किया है, ध्यान देना पूरी बात को, एसेट्स को सेफगार्ड किया है, मगर हमें लगा कि हमें इस कंट्रोल की ज़रूरत है जो हमें समय समय पर रीजनेबल एश्योरेंस, इसलिए हमने उसकी एडुकेसी, मतलब उसको अपॉइंट किया है। तो अगर आप गौर से उस पैराग्राफ को पढ़ोगे, क्या बोल रहा है? इंक्लूजन ऑफ द मैटर रिगार्डिंग internal financial control in the director responsibility is an addition to the requirement, is an addition to the requirement of director, stating that they have been, बोलो, वो बोल रहा है हम बराबर काम कर रहे हैं जी, मगर हमें शायद इसकी जरूरत है, प्रॉपर सफिशिएंट केयर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ, with the provisions of, for safeguarding of assets and for preventing and we are doing our job best, है ना? बट हमें शायद इसकी भी जरूरत है। किसकी? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। और ये स्टेटमेंट कहां देना पड़ रहा है आपको? डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। क्लियर है? अरे बोलो, मतलब इस कंट्रोल के लिए, इस कंट्रोल के रिक्वायरमेंट के लिए आपको जस्टिफिकेशन देने पड़ेंगे क्यों रिक्वायरमेंट है इसकी। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट चैप्टर खत्म, डिफरेंस बिटवीन एंड ओवर। चलो 135 134 5E क्या बोल रहा है? अपन ने ऊपर पढ़ लिया, एक्चुअली इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की डेफिनेशन तो पढ़ लिया ना ऊपर अपन ने। अरे पढ़े कि नहीं पढ़े? क्या था? चलो मेरे साथ एक बार रिपीट करो। ऐसी पॉलिसीज हैं जो कौन अडॉप्ट करेगा? कंपनी। किसको इंश्योर करने के लिए? ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस। क्लियर है? किसके सबसे करना है सब अपने को? इंक्लूडिंग एडहेरेंस टू कंपनीज पॉलिसीज, टू सेफगार्ड ऑफ द एसेट्स, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स, वेरी गुड, एक्यूरेट एंड complete accounting records, and last but not the least timely preparation of reliable financial information. क्लियर है क्या? ये किसका काम है? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। अब आ जाओ ऑन द अदर हैंड, इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। तो आपको तो बताया ना मैंने, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल तो बहुत सारे होते हैं, ये उसका एक पार्ट है। ओके, पढ़ो क्या लिखा है। व्हेन, वो बोल रहा है इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जरूरत क्यों पड़ी? वेयर ऑडिटर आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ एन एंटिटीज
ओवर बोर्डिंग सच ओपिनियन इज इन एडिशन टू, बोलो, डिस्टिंक्ट ऑफ फ्रॉम द ओपिनियन एक्सप्रेस बाय ऑडिटर ऑन, मैंने समझाना है आपको, समझाऊं, बोलू क्या? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पे भी तो इंटरनल कंट्रोल है ना, अरे आपने अंदर के ही आदमी को काम पे लगा दिया ना। आई रिपीट, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पर, मतलब सिमरन तो अंदर की है ना, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल संभाल रही है, उस पर कंट्रोल कौन कर रहा है? इंटरनल ऑडिटर। तो इंटरनल कंट्रोल लगा दिया ना आपने। तो इंटरनल कंट्रोल मतलब क्या हुआ? अंदर का ही आदमी, अंदर के ही आदमी पर क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। मगर इसको अपॉइंट क्यों किया था आपने, बताइए? कंट्रोल के लिए अपॉइंट किया था कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जाम करने के लिए अपॉइंट किया था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल रहे, उसके अलावा तुझे कंट्रोल का भी काम करना है। और किस पर कंट्रोल करना है? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की रिपोर्टिंग। अब पढ़ो दोबारा, सब समझ में आ जाएगा, जल्दी पढ़ो। इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड। क्यों? कि बराबर रिपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कौन बराबर रिपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोलो? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। ना 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 मैडम, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल वाले लोग बराबर रिपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? किसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? डिटेक्शंस, प्रिवेंशंस, एक्यूरेसी, टाइमली प्रिपरेशंस, यही कर रहे हैं ना? सच, और बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। Auditor are required to express an opinion on the effectiveness of entities internal control over such opinion is addition to, बोलो ना, addition to। अबे क्यों अपॉइंट किया हमने इंटरनल ऑडिटर को, बोलो? टू गिव ओपिनियन ऑन द ऑडिटर ऑफ, बोलो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाएगा ही बनाएगा, वो तो तेरा काम है ना, उसीलिए तो आया है तू। बट साथ में जो हमारे, बोलो बोलो, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, उनके ऊपर तुम कंट्रोल करो। तो दो काम हो गए इसके इंटरनल ऑडिटर के, क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करना, उस पर अपना ओपिनियन देना, और साथ साथ में इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पर अपना इंटरनल कंट्रोल करना, उस पर भी अपना ओपिनियन देना। तो दो ओपिनियन देना भाई अपना, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर और एक, बोलो 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 बोलो, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की वर्किंग पर, रिपोर्टिंग। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? दो काम कर रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और क्यों 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 ऐसा इतना फोकस क्यों कर रहा है सर? मुझे देखना पड़ेगा ना इस साल के अंत में इन्होंने मैनेजमेंट को बराबर रिपोर्ट किया है या, क्योंकि अगर इनकी रिपोर्टिंग खराब निकली, किसकी? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की, तो मेरे ऑडिट पर भी फर्क पड़ेगा। और कब करना है आपको, कब एक्शन लेना है इनके ऊपर? साल के अंत में, साल के बीच में, साल के अंत, समझा? तो अगर किसी ने सवाल पूछा कि इंटरनल कंट्रोल और रिपोर्टिंग क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे? सर रिपोर्टिंग कौन करता है? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के लोग, जो किसके लिए बिठाए गए हैं? सर एक पॉलिसी बनाई गई, एक प्रोसीजर बनाई गई, किसके द्वारा? कंपनी के द्वारा अडॉप्ट की गई। किसको, किसके किसके एफिशिएंसी के लिए? सर के ऑर्डरली हम लोग परफॉर्म करें, किस चीज़ को? कंडक्ट को। किसके अडेयर होके? कंपनी की पॉलिसीज को। किन चीज़ों को हमको सेफ गार्ड करना है? एसेट्स को। किसको प्रिवेंट और डिटेक्ट करना है? फ्रॉड और एरर्स को। क्या कंप्लीट और एक्यूरेट रखनी है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर? लास्ट बट नॉट लीस्ट द टाइमली प्रिपरेशन ऑफ रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अंडरलाइन कर लो। जो भी रिलायबल इंफॉर्मेशन होगा उसको प्रिपेयर करना। अबे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तैयारी तो इसकी है ना भाई, किसकी है? इंटरनल ऑडिटर की। ठीक है, पक्का? तो क्या ये सब काम बराबर हो रहे कि नहीं हो रहे, इसको चेक करने के लिए भी कंट्रोल है, तो उसका नाम क्या है? इंटरनल कंट्रोल बाय इंटरनल ऑडिटर। क्लियर है? इंटरनल कंट्रोल बाय इंटरनल ऑडिटर। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब जब तुझे एरर मिला तो तूने उसकी रिपोर्टिंग की या नहीं की, ये कौन देखने वाला है? इंटरनल ऑडिटर। किसको? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। ये तो कर रहा है ना कि रिपोर्टिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे। और चलो साल के बीच में नहीं किया तो साल के अंत में तो किया होगा तुम लोगों ने कुछ, उस पर मैं क्या बनाऊंगा अपना? बहुत ही आइडियलिस्टिक नहीं लग रहा तुमको पढ़ते पढ़ते? तुम कुछ सोचो, इंटरनल ऑडिटर से आप इतनी उम्मीदें लगा रहे हैं, और अपन तो पढ़ते हैं ना, अपन तो पढ़ते हैं कि जो अंदर का आदमी हो तो कभी ये सब काम करना ही नहीं करता। क्लियर है? खत्म खत्म चैप्टर। मेरे को लगता है, जो मैं एज ए टीचर समझता हूँ, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। भले दो ही पैराग्राफ है, कंफ्यूज कर देगा ना, समझ रहे हो? पहले तो मैंने क्या पढ़ाया आपको कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल का हिस्सा है। अब क्या बोल रहा हूं मैं? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल में भी इंटरनल कंट्रोल है, कौन लगा रहा है? इंटरनल ऑडिटर। ये अपने को याद रखना है। ठीक है, क्लियर है? ये नीचे समरी है ना, समरी,
हर चैप्टर की समरी तुम्हारे दिमाग में ना चाट देना अभी तो तुम्हारे को इतना फायदा मिलने वाला तुमको अंदाजा भी नहीं है इस चीज का। पूरे ट्रू फॉल्स और तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स कवर हो जाएंगे उसमें। और पीछे जितनी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए वो तुम्हारी नजर के सामने से आने चाहिए। ओके, ठीक है, चलो।